morning, students. Yesterday we have seen how to solve the question related to divisible by some number or leaves some remainder when divided by some number. The given power is also there. Okay, तो हम जो भी टर्म दी हुई है उस टर्म को हम दो टर्म में स्प्लिट करते थे. एक टर्म शायद 1 होती थी, दूसरी टर्म जो होती थी वो जिस नंबर से डिविजिबल करना है उसका मल्टीपल होना चाहिए, बराबर. तो वो टर्म कैलकुलेट करने में इजी होती है. तो हमने उसके रिलेटेड एक्सपेंशन के क्वेश्चंस देखे थे. वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, बढ़िया थे. मैं वर्कशीट देने वाला हूँ आज, तो वर्कशीट में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे. देख, ऐसे क्वेश्चन में एक दो या दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पावर 2n है, तो उस 2n पावर को 2n ही रख लेगा, n की जगह पे 2n. अगर पावर 3n है तो n की जगह पे 3n. तो जितने भी एक्सपेंशन में जहां भी कुछ भी होता है तो वहां पे 3n रखने का n की जगह पे. बाकी सब कुछ वही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है. चलो अब देखते हैं दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4. Hence evaluate root 3 plus root 2 raised to 4 minus root 3 minus root 2 raised to 4. पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि hence evaluate का मतलब क्या है. hence evaluate का मतलब ये है कि हमें इससे जो भी रिजल्ट मिलने वाला है उस रिजल्ट का यूज करके हम इसकी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे. हम ये फाइंड आउट करेंगे, ना कि पूरा सॉल्व करेंगे. ओके, इस क्वेश्चन में हमें इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी. जो भी वैल्यू मिलती है, जो भी रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम आइडियल मान के ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है. इवैल्यूएट, हेंस इवैल्यूएट का मतलब यही होता है कि जो भी रिजल्ट आपके क्वेश्चन में जो भी मिलता है आपको, उसका यूज आप करके आगे का जो भी प्रूव करना है या फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कीजिए. क्लियर? तो हेंस इवैल्यूएट का मतलब ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है. ओके, चलो अब शुरू करते हैं. फाइंड a plus b raised to 4 minus a minus b raised to 4. Here a plus b raised to 4, a plus b raised to 4 having two terms. Yes, binomial theorem can be applicable and power n is also positive integer. Therefore binomial theorem is also applicable for this as well as this, a minus b whole raised to 4, but the symbol between them is minus. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ एक्सपांड नहीं करेंगे. अगर एक साथ एक्सपांड करने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा और जो भी स्टेप हम लिखने वाले हैं वो स्टेप बड़ा होता जाएगा. वैसे भी a plus b raised to 4 में टोटल 5 टर्म्स आने वाले हैं, इसमें भी 5 टर्म्स आएंगे और 5 टर्म्स पहले के लिखो, फिर सब माइनस करके दूसरे के 5 टर्म्स लिखो, तो टोटल 10 टर्म्स हो जाएंगे. वो सब टर्म्स को लिखने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, 5-6 6 लाइन ऐसा ही चली जाएगी. तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपांड करेंगे, फिर इसको एक्सपांड करेंगे, फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट ले लेंगे. ओके, तो ये थोड़ा लॉजिक लगा के हम दोनों को सेपरेटली एक्सपेंशन करते हैं तो कैलकुलेशन में भी इजी हो और लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो. चलो अभी देख लेते हैं. हियर a plus b whole raised to 4. Okay, so compare it with, first of all compare it with a plus b whole raised to n, a plus b raised to n. therefore हमको a की वैल्यू मिल जाएगी a, b की वैल्यू मिल जाएगी b और n की वैल्यू मिल जाएगी 4. now by using
बायनोमियल थ्योरम को एक्सपांशन करना है, हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन कर सकते हैं, हमको पता है। अब बायनोमियल थ्योरम से हम एक्सपांशन करने जा रहे हैं बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। राइट डाउन द बायनोमियल थ्योरम फर्स्ट, a plus b whole raised to n which is equals to nc0 a raised to n b raised to 0 plus nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus up to ncn a raised to 0 b raised to n. This is your binomial theorem. Now put the value of a equals to a, b equals to b and n is equals to 4 in this binomial theorem. We are getting a plus b whole raised to 4 which is equals to n is 4, 4c0 a raised to 4 b raised to 0 plus 4c1 a raised to 3 b raised to power 1 plus 4c2 a raised to 2 b raised to 2. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4c3 a raised to 1 b raised to 3 और लास्ट टर्म आएगी 4c4 a raised to 0 b raised to 4. अभी हम इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो तो भी चलेगा। अगर एक्सपांड करके लिखना है तो लिख दो 4c0 4c1 4c2 4c3 और 4c4 की वैल्यू हमको पता ही होती है, पर इसको अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ज्यादा छेड़खानी नहीं करता हूँ। अभी देख लो a minus b raised to 4 को भी साथ में ही एक्सपांशन कर देता हूँ, मतलब साथ में मतलब अलग से ही एक्सपांड करता हूँ, ध्यान नहीं लिखता हूँ। ओके, नाउ a minus b raised to 4 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a की जगह पे a रखना है, b की जगह पे माइनस b रखना है। अगर हम b की जगह पे माइनस b रखते हैं तो जहां पे b की पावर ऑड है, जहां पे b की पावर ऑड है वहां पे माइनस सिंबल आएगा, बाकी सब जगह पे पॉजिटिव आएगा। ओके, तो हमको ये लॉजिक पता है। a माइनस b रेज़ टू 4 के लिए हम एक्सपांशन करने के लिए डायरेक्ट हम यूज करेंगे b की जो भी पावर ऑड है, जहां पे भी ऑड पावर आती है वहां आगे माइनस आ जाएगा, बाकी सब जगह पे प्लस रहेगा। तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं a minus b whole raised to 4 which is equals to 4c0 a raised to 4 b raised to 0। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि b की पावर 1 है और 1 मतलब ऑड पावर है, तो b माइनस b की पावर 1 मतलब माइनस आगे आएगा, माइनस 4c1 a क्यूब b raised to 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a1 b raised to 3 और लास्ट टर्म तो प्लस रहेगी 4c4 a raised to 0 b raised to 4। ये हो गया एक्सपेंशन हमारा a plus b raised to 4 का as well as a minus b raised to 4 का। अब हमको क्या करना है, a plus b raised to 4 में से a minus b raised to 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जितनी भी टर्म दोनों में सेम है, कॉमन है, वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। जितनी भी टर्म दोनों में सेम है वो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी सब्ट्रैक्शन करने के बाद, और बाकी की टर्म जो रहती है वो हमको लिखनी होती है। तो देख लो अभी हम क्या करते हैं, नाउ a plus b whole raised to 4 minus a minus b whole raised to 4, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। पूरा ये एक्सपांशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर माइनस करके ये पूरा एक्सपांशन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। हमको पता है 4c0 a raised to 4 b raised to 0 में से माइनस 4c0 a raised to 4 b raised to 0, ये दोनों प्लस माइनस कट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल लग जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे। चलो ये कैंसिल। दूसरी चीज ये टर्म का क्या होगा, तो ये प्लस है, या दूसरा आगे माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, और टर्म तो दोनों सेम ही है, 4c1 a raised to 3 b raised to 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली उसको हम लिख सकते हैं ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन, ये 1 टाइम दूसरे टाइम 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b raised to 1। बोलो क्लियर, 4c1 a क्यूब b raised to 1। ओके,
नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। चलो ये नेक्स्ट टर्म की देख लो, तो ये दोनों में साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी। 4c2 a⁻2 b⁻2 विल कैंसिल आउट। ओके, नेक्स्ट टर्म की बात करो, 4c3 a⁻1 b⁻3 यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस माइनस आगे लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगी और हो जाएगी 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 4c3 a⁻1 b⁻3। क्लियर बच्चों, ये दोनों टर्म ऐड होके 2 टाइम्स 4c3 a⁻1 b⁻3। नाउ ये भी देख लो, ये है सिमिलर टर्म्स, दोनों सिमिलर टर्म्स है, आगे लग गया माइनस, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगी, तो हम वो टर्म को नहीं लिखेंगे। तो ऐसे लिखने का स्टेप कम हो गया, बहुत सारे स्टेप्स कम हो गए। ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। अब इसको हम एक्सपांड कर देते हैं, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर देते हैं। ओके, अगर हमने इसको थोड़ा एक्सपांड यहाँ पे किया होता तो सोचो क्या होता। 5 टर्म्स यहाँ पे तो 5 टर्म्स एक्सपेंशन में आते, सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगता है, 5 टर्म्स दूसरे आते हैं तो 10 टर्म्स यहाँ पे हमको लिखने पड़ते हैं, फिर यही चीज आती है, घुमा फिरा के सब्ट्रैक्ट करते तो यही चीज आती। हमने क्या किया, 2 स्टेप कम कर दिए, 5 टर्म्स यहाँ पे लिखने वाले और ये 5 टर्म्स यहाँ पे दोनों कट कर दिए, डायरेक्ट ये लिख दिया। लॉजिक से इतना तो पता चल ही जाता है और ये तो इजी स्टेप है। ओके, चलो अब इसको एक्सपांड करके इसको सॉल्व करते। चलो ये क्या हो जाएगा, 2 into 4c1 क्या होता है 4a³ b⁻1 प्लस 2 into 4c3 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी हो जाएगी 4a⁻1 b⁻3। सिंप्लीफाई दिस थिंग, 4 2 8, 4 2 8, ये हो जाएगा 8a³ प्लस ये हो जाएगा 4 2 8 ab³ हमको क्या मिला a प्लस b⁻4 माइनस a माइनस b⁻4 का जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमको ये फाइंड आउट करना था, तो ये मिल गया रिजल्ट नंबर 1। पहला काम पूरा हुआ, पहला काम पूरा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट का एक्सपेंशन। ओके क्लियर। चलो अभी हम दूसरी वैल्यू की बात करते हैं। हेंस इवैल्यूएट √3 प्लस √2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴। सी हियर, ये दोनों में बहुत ही अच्छी सिमिलैरिटी है। a की जगह पे √3 है, b की जगह पे √2 है। देख लो, a की जगह पे √3 है, b की जगह पे √2 है, a की जगह पे √3 है, b की जगह पे √2 है, तो हम a की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे √3 और b की जगह पे √2। अभी ये पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट हमने यही क्वेश्चन में यही सम में ऑब्टेन किया है, तो यही रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो ये रिजल्ट पहले लिख दो, a प्लस b⁻4 माइनस a माइनस b⁻4 का आंसर क्या आता है 8a³ प्लस 8ab³। अभी इसमें हम डाल देते हैं वैल्यू a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल्स टू √2। हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा नाउ √3 प्लस √2, a की जगह पे √3 b की जगह पे √2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴ और विच इज इक्वल्स टू 8 a³ की जगह पे √3³ इंटू b की जगह पे √2 प्लस 8 इंटू √3 इंटू √2�3। क्वाइट इजी है, हम इसको भी एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी √3 प्लस √2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴ विच इज इक्वल्स टू 8 √3³ को हम ऐसे लिख सकते हैं √3² इंटू √3, 3 टाइम्स है √3 हम लिख सकते हैं √3² इंटू √3 हो गया 3 8 इंटू 3 इंटू √2। ओके प्लस 8 इंटू √3 यह हो जाएगा 2 इंटू √2, 2 इंटू √2,
2^3 को हम लिख सकते हैं √2^2 इंटू √2 हो जाएगा 2 इंटू √2। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 इंटू √2 √6, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 24 √6 प्लस 8 2 जा 16 √6। ओके, ये हो गया 8 3 जा 24 √6, ये हो गया 16 √6। अभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 6 + 4 0 and 4 40 √6, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी इसकी √3 + √2^4 माइनस √3 माइनस √2^4 की वैल्यू ये निकल आएगी। क्लियर बच्चों, एक बार क्वेश्चन पूरा रिवाइज कर लो, एक बार देख लो कैसे एक्सपांड किया है, कैसे लॉजिक यूज किया है और डायरेक्टली हेंस इवैल्यूएट का जो फॉर्मूला यूज किया है वो रिजल्ट का यूज करके आंसर लाए। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें भी यही लॉजिक लगाना है। देखो, फाइंड x + 1^6 प्लस दिया यहाँ पे x - 1^6, हेंस और अदरवाइज इवैल्यूएट √2 + 1^6 प्लस √2 - 1^6। इसका मतलब समझ लो, हेंस इवैल्यूएट का मतलब तो हमको पता है कि जो भी रिजल्ट मिला उस रिजल्ट का यूज करके हम डायरेक्ट इवैल्यूएशन कर सकते हैं, वो इजी होता है और स्टेप्स भी बहुत कम हो जाते हैं। इसमें लिखा है हेंस, तो हम वो तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज का मतलब है अदरवाइज इवैल्यूएट हम पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, पूरा एक्सपांड करो, पूरा लॉजिक लगाओ, फिर दोनों का एडिशन करो, पूरा इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, फिर एडिशन करो, ये पूरा तरीका फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो हम अदरवाइज भी दिया हो तो दोनों में से कोई भी तरीका चल सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यही लॉजिक यूज करेंगे, हेंस इवैल्यूएट, इसका जो भी रिजल्ट आया होगा उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, पूरा फिर से एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है और फिर से एक्सपांड करने की मेहनत भी नहीं करेंगे। चलो बच्चों, अब जाते हैं इसका एक्सपांशन करने। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा a + b⁴n के साथ। तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी x, b की वैल्यू मिल जाएगी 1 और n की वैल्यू मिल जाएगी 6। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, तो माइनस सिंबल बीच में आता है, तो उसके लिए क्या करना है, जिस टर्म में भी 1 की पावर ऑड है वहां पे आगे माइनस लगाना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले इसको ले लेते हैं x + 1^6 को, तो नाउ हियर x + 1^6। चलो कंपेयर इट विद a + b⁴n, कंपेयर इट विद a + b⁴n, तो हमको मिल जाएगा a = x, b = 1 और n = 6। नाउ by using binomial theorem यूज करके हम लिख सकते हैं। चलो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, तो a + b⁴n, a + b⁴n which is equals to nc0 a⁴n b⁴0 plus nc1 a⁴n-1 b⁴1 plus up to ncn a⁴0 b⁴n। ये हो गया हमारा बाइनोमियल थ्योरम। इस बाइनोमियल थ्योरम में हम a की जगह पे x रखेंगे, b की जगह पे 1 रख लेंगे और n की जगह पे 6 रख के हम पूरा एक्सपांड करने की ट्राई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, x + 1^6 which is equals to n की जगह पे 6 है तो 6c0 x⁻6 1⁻0 plus 6c1 x⁵ 1:1 plus 6c2 x⁴ 1 पावर क्या हो जाएगी 2। x की पावर डिक्रीज होगी, 1 की पावर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 6c3 तो प्लस 6c3 x की पावर 3 1 की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 1 की पावर 4 प्लस 6c5 x⁻1 और 1 की पावर 5 प्लस 6c6
लास्ट स्टेप 6c6 x रेज टू 0 और 1 रेज टू 6। ये हो गए पूरे सात टर्म्स, 7 टर्म्स आएंगे, 6 + 1 क्या लेके 7 टर्म्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं, नाउ x - 1 रेज टू 6 का एक्सपांशन लिखने वाले। इस एक्सपांशन में हमको क्या करना है, जहां पे 1 की पावर ऑड है वहां पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब जगह पे -1 की पावर इवन है तो वहां प्लस रहेगा, जहां पे ऑड पावर है वहां पे माइनस आएगा, बाकी सब जगह पे इवन पावर है तो प्लस रहेगा। तो इतना ही चेंज है, तो हम इसको पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि कंपेयर करो और ये बाइनोमियल थंब यूज करो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6c0 x रेज टू 6 1 रेज टू 0 माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 की पावर 1 है तो ऑड पावर है तो -1 रेज टू 1 हो जाएगा माइनस, तो हम माइनस आगे ले लेते हैं, -6c1 x रेज टू 5 1 रेज टू 1 प्लस 6c2 x रेज टू 4 1 रेज टू 2, नेक्स्ट माइनस 6c3 x रेज टू 3 1 रेज टू 3 प्लस 6c4 x रेज टू 2 1 रेज टू 4 माइनस 6c5 x रेज टू 1 1 रेज टू 5, लास्ट में आ जाएगा प्लस 6c6 x रेज टू 0 1 रेज टू 6। ये हो गया हमारा एक्सपांशन x + 1 रेज टू 6 का, x - 1 रेज टू 6 का। अभी ये दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, क्यों? तो हमको पता है कि अगर हम ये दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो आधे टर्म कैंसिल हो जाने वाले हैं, इसमें से कई टर्म्स तो कैंसिल हो जाने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सपांड नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे, फिर जो बचेंगे उसको ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ ये दोनों को ऐड कर लो, मतलब x + 1 रेज टू 6 प्लस x - 1 रेज टू 6, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी पॉजिटिव टर्म है वो ऐड हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और जो माइनस नेगेटिव टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, प्लस यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल और ये भी प्लस माइनस कैंसिल, बाकी के टर्म डबल हो जाएंगे, ओके, 2 बार ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 6c0 x रेज टू 6 1 रेज टू 0 हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया, ये तीसरी टर्म हो जाएगी डबल, तो ये हो जाएगा प्लस 2 6c2 x रेज टू 4 1 रेज टू 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, ये डबल हो जाएगा, प्लस 2 6c4 x रेज टू 2 1 रेज टू 4, ये डबल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और ये हो जाएगा डबल, तो 2 6c6 x रेज टू 0 1 रेज टू 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अभी हम इसको थोड़ा एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 6c0 होता है 1, 6c0 होता है 1, तो 2 × 1 × x रेज टू 6 × 1 हो जाएगा 2x रेज टू 6, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये। नेक्स्ट 6c2, अगर आप 6c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कैसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, 6 का 2 स्टेप तक रिडक्शन कीजिए और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 6 × 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा 2, 6 × 5 30 डिवाइड बाय 2 15 हो गया, 15 2 जा 30x रेज टू 4, ये 1 की पावर तो 1 कोई भी हो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 30x रेज टू 4। चलो 6c4 की अगर वैल्यू निकालनी है तो 6c4 और 6c2 में दोनों सिमिलरिटी है, 2 और 4 का एडिशन 6 होता है, तो 6c4 की वैल्यू 6c2 की वैल्यू ही होगी, तो हमको ये दोनों वैल्यू सेम मिल जाती है। ये लॉजिक हमने डिस्कस किया था आई थिंक 2nd और 3rd लेक्चर में, बट अगर आपको नहीं पता है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो, 6c4 का 4 स्टेप्स तक रिडक्शन कीजिए, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कीजिए, आपको मिल जाएगी वैल्यू 30 15 2 जा 30, ये हो गया 30x रेज टू 2, इसकी वैल्यू 15, ये हो जाएगा 15 2 जा 30x रेज टू 2, 1 की पावर की कोई जरूरत नहीं है, 2
इंटू ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 1, मतलब लास्ट में आएगा प्लस 2 ओनली। ओके, x की पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा एक्सपांशन, ये रिजल्ट मिल गया। इसको हम बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 1। हमको रिजल्ट क्या मिला? x plus 1 raised to 6 plus x minus 1 raised to 6 which is equals to 2x raised to 6 plus 30x raised to 4 plus 30x square plus 2। ये रिजल्ट नंबर 1 है। इस रिजल्ट को यूज करके हम इसके वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ हम इस रिजल्ट को यूज करके इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? नाउ put x is equals to √2, x is equals to √2 and 1 equals 1 की जगह पे कोई वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, 1 की जगह पे 1 ही है। ओके, वेरिएबल नहीं है तो क्या वैल्यू रखेंगे? तो 1 की जगह पे 1 ऐसे ही रहने दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत है। सिर्फ हमको x की वैल्यू लिखने की जरूरत है, वो है √2। तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू √2। अगर x की वैल्यू √2 पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? √2 plus 1 raised to 6 plus √2 minus 1 raised to 6, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 into √2 raised to 6 plus 30 into √2 raised to 4 plus 30 into √2 raised to 2 plus लास्ट में 2 है वो ऐसे है। अभी देख लो बच्चों, √2 raised to 6 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 into √2 into √2 into √2 6 टाइम्स होगा। दो √2 को हम कंबाइन कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, दूसरे 2 को 2 हो जाएगा, तीसरे 2 को करके तो 2 हो जाएगा, दो के पैर बनाएंगे तो 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा, 8 और दूसरा 2 है तो 8 2 16 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट होगा √2 raised to 4, √2 raised to 4 की वैल्यू निकालेंगे तो √2 raised to 2 raised to 2 हो जाए तो वो हो गया 2 into 2 4, 4 into 30, 4 into 30 क्या होता है? 4 3 12 120 और ये हो जाएगा √2 raised to 2 2 into 30 हो जाएगा 60 और प्लस 2। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 120 plus 60 180 plus 18 198। तो इसकी वैल्यू निकल आई 198। तो हम ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए। √2 plus 1 raised to 6 plus √2 plus minus 1 raised to 6 की वैल्यू क्या हो गए? 198। अगर हम पूरा एक्सपेंशन करने जाएंगे तो इतना लेंथी सब हो जाएगा, तो हम पूरा एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ये रिजल्ट मिल गया तो उसका यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा स्मार्टनेस जरूरी है और इस टाइप के रिजल्ट्स को यूज करने से ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व होते हैं। अभी बच्चों एक और बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जेडब्ल्यू के रिलेटेड बात कर लेते हैं। पहले ये थोड़ा लिख लो फिर बात करते हैं। चलो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ये जो क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन a plus b raised to 4 था, बाद बीच में सब्ट्रैक्शन था, a minus b raised to 4 था। हमको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये दोनों का एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में से एक ऑप्शन होता है, या एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है बीच में। ओके, उसकी कोई पावर दी होती है, फिर उसको डायरेक्टली पूछ रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। ओके, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे? तो बच्चों याद रखना, डायरेक्ट आंसर मत देना। हमको ये पता है कि a plus b raised to 4 के एक्सपेंशन में टोटल 5 टर्म्स आते हैं, 4 plus 1 मतलब 5 टर्म्स आते हैं। इसके एक्सपेंशन में भी 5 टर्म्स आते हैं, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि 5 plus 5 10 टर्म्स आते हैं। देख लो यहाँ पे ये सिंपल ये लॉजिक कैलकुलेट करके हमने देखा है कि 2 ही टर्म आए हैं, 2 ही टर्म आए हैं। ध्यान रखना बच्चों, 2 ही टर्म आए। क्लियर? तो याद रखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पूरा एक्सपेंशन करना पड़ता है। सर एक्सपेंशन हर बार करना पड़ता है? नहीं, थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो। चलो अब लॉजिक कैसे लगाते हैं ये देख लो। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा तो दिमाग साफ रखना। देखो हमको ये पता है ये प्लस b raised to 4 के एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे? 5 टर्म आएंगे। ओके, पांचों के 5 प्लस होंगे। दूसरी चीज
a माइनस बी के रेस टू 4 के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे? तो 5 टर्म आएंगे। और उसमें भी ये भी पता है कि पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो पता चल जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये पता कर लो पहले। ओके, तो इसके एक्सपेंशन में सभी पॉजिटिव है, इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म पॉजिटिव है, 2 टर्म नेगेटिव है। देखो 3 टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो 3 टर्म पॉजिटिव है, 2 टर्म नेगेटिव, मतलब टोटल 5 टर्म्स है। पहली पॉजिटिव होगी तो जो पॉजिटिव है उसकी ज्यादा ही होगी। चलो ये हो गया अपना क्लियर। अभी हमको सब्ट्रैक्शन करना है। अगर दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन दिया है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन दिया है तो कितने टर्म बचेंगे वो याद रखो, कितने टर्म बचेंगे वो याद रखो कि दोनों में से जितने माइनस वाले टर्म्स है, इसमें जो एक्सपेंशन है उसमें अगर सब्ट्रैक्शन करना है दोनों का, तो जितने माइनस वाले टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स है, वही अपने एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आए। कितने थे माइनस वाले टर्म्स? 2 थे। एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आए? 2 टर्म्स आए। बोलो बच्चों क्लियर? ओके, ये हो गया आपका कुछ। अब बात करते हैं आगे की। चलो, अगर यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होता तो कितने टर्म्स आते? माइनस की जगह पे प्लस होता तो कितने टर्म्स आते? तो ये भी बच्चों याद रखो, जितने पॉजिटिव टर्म्स है दूसरे एक्सपेंशन में उतने टर्म्स आते। कितने टर्म्स है पॉजिटिव? 1, 2 और 3 टर्म्स है, तो उसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स आते, पूरे 3 टर्म्स आते। बोलो बच्चों क्लियर? क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन वर्कशीट में मैंने दिए हुए हैं, डायरेक्ट आप लॉजिक लगा के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों ये देखो, x + 1⁻6 बीच में क्या है? प्लस x - 1⁻6। चलो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स है? 7 टर्म्स है। इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स है? 7 टर्म्स है। इसके एक्सपेंशन में कितने पॉजिटिव टर्म है? सब पॉजिटिव है। एक में तो सब पॉजिटिव हो गए, तो ये अपना डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये डिसीजन मेकर्स है, इसको बहुत फोकसिंग में है। चलो इसमें टोटल एक्सपेंशन में कितने टर्म्स है? कितने हैं? 7 टर्म्स है। 7 में से कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है? तो 7 में से 4 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। देख लो बच्चों बीच में क्या दिया हुआ है? प्लस सिंबल। प्लस मतलब इसमें जितने पॉजिटिव टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में उतने ही पॉजिटिव टर्म आएंगे। तो इसमें 4 पॉजिटिव टर्म है, एक्सपेंशन करके हमने देख लिया, तो देख लो बच्चों 4 टर्म्स ही है हमारे पास, 4 टर्म्स से निकल के आए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो कितने टर्म्स आए? 3। क्लियर बच्चों? तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में। क्लियर बच्चों? इसमें तो सब पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव कितना है, नेगेटिव कितना है। फिर एडिशन है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अपना आंसर। एक्सपेंशन में टोटल एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे? तो जितने पॉजिटिव है वही आएंगे। अगर यह माइनस है तो जितने नेगेटिव है वही आंसर में आएंगे। बोलो बच्चों क्लियर? ओके, तो ऐसे ही बहुत 2-3 क्वेश्चन मैंने आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, उसको हम केयरफुली रीड करना और डायरेक्ट लॉजिक लगा के आंसर देना। ओके, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं और थोड़ी स्मार्टनेस कैसे यूज करते हैं, जेबली के रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने डायरेक्ट सॉल्व करने की मेथड बता दी। पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। क्लियर बच्चों? थैंक यू वेरी मच।